गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन लोग करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। इसका ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है देयर आर टू चार्जेस, वन इज प्लस Q1 एंड अनदर इज माइनस Q2, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अपन लोग इनका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं ले रहे, वो जब कैलकुलेशन करेंगे तब बाद में पुट करेंगे। आपकी भी ऐसी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू शुरू में न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं अपन लोग, तो थोड़ा सा जो है अपन लोग मिसगाइड हो सकते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ऐसा पॉइंट पता करना है जिस पर पोटेंशियल जीरो हो। तो किसी भी पॉइंट पर दो पोटेंशियल होंगे, दो चार्जेस हैं, दो पोटेंशियल होंगे, उनका सम जीरो है। दो नंबर्स ऐड होकर के और जीरो कब आएगी? जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगी, +10 -10। तो आप इस बात से सेटिस्फाइड हो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करेगा, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल पैदा करेगा, तो जीरो तो आएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन अपन लोग पहले 2-3 बार कर चुके हैं। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कई सारे पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि केवल आपको वो पॉइंट पता करना है जो इस लाइन पर हो, ऑन द लाइन विच इज जॉइनिंग द टू चार्जेस। केवल इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो पता करने हैं आपको, ठीक है। और वो दो पॉइंट होंगे, एक सपोज P1 है और दूसरा पॉइंट किस तरफ होगा? स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा उसके करीब की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे करके दो पॉइंट होंगे। फर्स्ट करते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P1, V1 + V2 = 0। ये क्वेश्चन में गिवन है। V1 का पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1 अपॉन डिस्टेंस KQ2 अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की बात आई। ये डिस्टेंस किसकी किससे है? चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, इसको अपन लोग लेट कर लेते हैं x, ठीक है। और आपको x ही तो पता करना है, ठीक है। ये कितना होगा? r - x। दिस इज r - x, ठीक है। Q1 से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? x। और Q2 चार्ज से पॉइंट P1 तक का डिस्टेंस है r - x, ठीक है। Q1 और Q2 का वैल्यू पुट करोगे आप, विथ साइन पुट करना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, जब भी आप स्केलर क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हो उसमें साइन इंपॉर्टेंट होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर Q2 का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। स्मॉल r का वैल्यू आप 16 सेंटीमीटर पुट करोगे और फिर अपने आप आंसर निकालोगे। सेकंड पार्ट P2, ठीक है। ये लेट करिए। सपोज ये डिस्टेंस है y, तो ये डिस्टेंस होगा r + y। Q1 से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? r + y। यहाँ आएगा r + y। Q2 से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? y। अगेन इसको सॉल्व करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। ऐसे करके x एंड y दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। जो सेकंड क्वेश्चन में गिवन है कि एक हेक्सागन है और हेक्सागन के वर्टिसेस पे स्मॉल q चार्जेस पुट किए हुए हैं,
एंड स्मॉल क्यू का वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोकूलम। मैंने कहा वैल्यू डेटा, न्यूमेरिकल डेटा आप बिल्कुल वैल्यू पुट करते टाइम देखो, उससे पहले अपन लोग क्यों ध्यान दें, ठीक है। साइड कितना है, ए का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, और आप जानते हो कि ये हेक्सागन के अंदर ये ए होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ए। चार्ज से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ए। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ड्यू टू 1 चार्ज। एग्री। एक चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट पी पर कितना है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, के क्यू अपॉन ए, और सबका इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा, 6 टाइम्स कर देंगे, इसमें ए और क्यू का वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.3 में एक डाइपोल गिवन है आपको, और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस पता करना है, ठीक है। आपको एक डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस दोनों का मैपिंग, यानी कि दोनों का डायग्राम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अपन लोग एक काम ये करते हैं, पहले फील्ड लाइंस की मैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैपिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। आप इसका उल्टा करते हैं, यदि पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हो फिर फील्ड लाइंस बनाते हो, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव में से निकल रही है, नेगेटिव में एंड हो रही है। ये मैंने बनाई फील्ड लाइन, और आप कह रहे हो कि फील्ड लाइन की तो बोली नहीं थी, फील्ड लाइन बनाने के लिए तो बोला ही नहीं है। लेकिन फील्ड लाइन की हेल्प से, इनके सहारे से अपन लोग अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रेड पेन से करते हैं। आपको मालूम है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और फील्ड लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। अब आपको एक ऐसा सरफेस ड्रॉ करना है जो हर एक लाइन से परपेंडिकुलर पास हो रहा हो। आप अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकते हो तो एक काम करेंगे कि हर एक लाइन के परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मैं छोटे छोटे डैश मार्क्स कर लेता हूँ। बोलिए, छोटे छोटे जो लाइन सेगमेंट्स हैं, क्या ये परपेंडिकुलर हैं? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ठीक है। आप फ्री हैंड से परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपको अब इन सारे डैश मार्क्स को ज्वाइन करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। और बता सकते हो कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें खास बात क्या है? इसको आप इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोल सकते हो। ये वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस जगह पर पोटेंशियल का वैल्यू ही 0 है। यानी कि पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? वो सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल इक्वल होता है, और वो सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? 0 0 0 0 0 है, ठीक है। तो जब आप इनको ज्वाइन कर रहे हो तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई, एक सरफेस बन गई, उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बाकी दूसरी सरफेसेस बना सकते हो। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.4 बच्चों, इसके अंदर एक
स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है। कंडक्टर वर्ड से आपको क्या पता पड़ रहा है कि चार्ज केवल आउटसाइड सरफेस पर है, ठीक है। उस पर चार्ज है, रेडियस 12 सेंटीमीटर गिवन है, और 3 पॉइंट हैं जिस पर पोटेंशियल पता करना है। फर्स्ट पॉइंट है ए जो इनसाइड है, सेकंड पॉइंट बी है जो सरफेस पर है, और सी पॉइंट है आउटसाइड में, ठीक है। ओके, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल पता करना है। पॉइंट ए कहाँ पर है? इनसाइड। इनसाइड पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला नहीं होता, जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वो ही इनसाइड में होता है, ठीक है। चाहे पॉइंट ए कहीं भी हो, इवन सेंटर हो, चाहे इनसाइड में कहीं भी हो। और तो पहले सरफेस पर पोटेंशियल पता कर लेते हैं। पॉइंट बी पर मतलब सरफेस पर। सरफेस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, क्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और कैपिटल आर है 0.12 मीटर, ठीक है। और सेम वैल्यू जो इसका आएगा वो ही पॉइंट ए पर पोटेंशियल होगा। पॉइंट सी पर पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन स्मॉल आर। सारे वैल्यूज वैसे के वैसे, स्मॉल आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.18 मीटर, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फर्स्ट, इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट केस में प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि आइदर वैक्यूम है या एयर है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ठीक है। यदि प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है तो परमिटिविटी वैक्यूम की आ जाएगी, और प्लेट्स के बीच में मीडियम है तो परमिटिविटी मीडियम की हो जाएगी। नॉट किसके लिए है? 0 जो लगाया है वो वैक्यूम का सिंबल है, और M फॉर मीडियम, ठीक है ना। अब की बार यहाँ पे सेकंड केस में प्लेट्स के बीच में मीडियम फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन आर जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। और एक और काम किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस को हाफ कर दिया, नया डिस्टेंस कितना हो गया? d/2, ठीक है। ए एप्सिलॉन डी इंटू ट्वाइस एप्सिलॉन आर। ये क्या है जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं? ये है सी नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है भाई? क्वेश्चन नंबर है ये 2.5, और सी नॉट का वैल्यू गिवन है आपको 8 पिकोफेरेड। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ठीक है। और तो इसका वैल्यू आपको गिवन है 8 और 2 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना गिवन है आपको? 6। तो इससे आंसर आ जाएगा आपको। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। इसमें 3 कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन ये इतना ज़्यादा इजी है कि इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ये गिवन है कि C1 C2 C3 तीनों के तीनों इक्वल हैं, तो ये कितना आ रहा है? 3। CS का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आएगा? C/3। C का वैल्यू आपको 9 गिवन है, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3 पिकोफेरेड, ठीक है। और वैसे आपको ये फॉर्मूला अपने नोट्स में भी
याद है गिवन था कि n कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C/n, यदि उनका कैपेसिटेंस इक्वल है तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये कैपेसिटर्स एक बैटरी से कनेक्टेड हैं जिसका वोल्टेज है 120 वोल्ट। ठीक है, तो आपको हर एक का V1, V2, V3 पता करना है। ये 120 वोल्ट है तो इनका कैपेसिटेंस इक्वल है, तो ये 120 वोल्ट के इक्वल 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 पार्ट हो जाएंगे, यानी कि 40 40 40। ठीक है, ये 40 40 वोल्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.7 के अंदर पैरेलल कनेक्शन है, कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं और पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला होता है ये 2 + 3 + 4 = 9 पिकोफैरड। टोटल कैपेसिटेंस ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो है 100 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो Q1 का वैल्यू कितना होगा CV, C1 और V1 भी लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वोल्टेज सब पर सेम रहेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। और कितना होता है? जितना बैटरी का है, जितना सोर्स का वोल्टेज है, उतना ही हर एक पर वोल्टेज होगा। C1 का वैल्यू 2 पिको, V का वैल्यू 100, 200 पिको कुलाम। और सिमिलरली आप Q2 एंड Q3 कैलकुलेट कर लोगे। और कुछ करते हैं अपने मन से इसमें। आपको यदि ये पूछा जाए कि पूरे कॉम्बिनेशन पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप टोटल चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड कर दोगे, 200 600 800। ठीक है, और ये कितना आ रहा है? 1600 पिको कुलाम। यदि आपको पूछा जाए कि कितना चार्ज बैटरी ने डिलीवर किया, तो सेम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, तो आपको जितना चार्ज बैटरी ने दिया उतना ही कॉम्बिनेशन में पहुंचेगा। ठीक है, और एक्सटेंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कैलकुलेट करने को बोला गया, सपोज व्हाट इज द एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इन द ईच कैपेसिटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी कितनी है? हाफ C1V²। ठीक है, इसी तरह से आप U2 एंड U3 कैलकुलेट कर लो, और U टोटल कितना आएगा? U1 + U2 + U3। ये किसकी एनर्जी आ गई? पूरे कॉम्बिनेशन में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हुई। ठीक है, सपोज ये एनर्जी का टोटल आया 1000 यूनिट। ठीक है, एक्चुअल नहीं आएगा, मतलब लाइट करने के लिए बोल रहा हूँ। पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी कितनी है? सपोज 1000 यूनिट। आपको ये पूछा कि सोर्स ने कितनी एनर्जी स्पेंड करी, तो आप जैसे चार्ज का आंसर दे रहे हो, पूरे कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना है? 1600 पिको कुलाम। सोर्स ने कितना चार्ज डिलीवर किया? सेम 1600 पिको कुलाम। जितना चार्ज सोर्स डिलीवर करेगा उतना ही जो है सब में जा कर के और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज अनडिस्ट्रॉयबल है। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू कितना आया? सपोज टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 100 यूनिट, 1000 यूनिट। ठीक है, सोर्स ने कितनी एनर्जी डिलीवर करी? ये आएगा इसका डबल, 2000 यूनिट। ये चक्कर क्या हुआ? चार्ज तो सेम रहेगा, एनर्जी सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब सोर्स 2000 एनर्जी डिलीवर करता है, उसमें से हाफ पार्ट है एनर्जी का, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के और डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो बच गया 1000, बाकी हाफ पार्ट है, वो इनमें आकर के और हाफ CV² इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये
ये जो डिस्ट्रॉय हो गया, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो क्यों? ये क्यों हो गया? जब चार्ज स्टोर होने के लिए जो रन करके जा रहा होता है वायर्स के थ्रू, यानी कि वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, वायर में चार्ज फ्लो होने को क्या बोलते हैं? करंट। तो जब वायर में करंट फ्लो होता है तो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो आप करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे। कभी भी किसी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो 1000 यूनिट हीट में कन्वर्ट हो गया और 1000 इसमें जाके स्टोर हो गया। तो बैटरी का टोटल एनर्जी का खर्चा कितना हुआ? 2000 का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हुई है, जिसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, और प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा देता हूँ। इन सब का वैल्यू गिवन है आपको। ठीक है, डी का वैल्यू कितना गिवन है? 3 मिलीमीटर। आप सबको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करके पुट करोगे। ए का वैल्यू गिवन है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बाकी सब वैल्यू आप अपने आप पुट करिए। चार्ज भी कैलकुलेट करना है, सी तो यहाँ से आ जाएगा, और वी का वैल्यू गिवन है आपको 100 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.9 जो है वो 2.8 का ही एक्सटेंशन है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहले केस 1, एक कैपेसिटर है, उसमें भी कुछ भी नहीं किया है अपन ने। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है A∈0/d, क्योंकि प्लेट्स के यहाँ पे प्लेट्स के बीच में अभी वैक्यूम है, वैक्यूम का सिंबल है नॉट। ठीक है, अभी चार्ज 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, क्योंकि कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है। सेकंड केस है, ये वाला केस कौन सा गया? क्वेश्चन नंबर 2.8 का। केस 2, जब बैटरी कनेक्ट करी है अब, और बैटरी का वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट है। ठीक है, कैपेसिटेंस अभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ए, एप्सिलॉन और डी पे, जो कि अभी तक अपन लोगों ने चेंज किया नहीं है। ठीक है ना, केवल बैटरी कनेक्शन करिए, तो बैटरी कनेक्ट करने से कैपेसिटेंस चेंज होता नहीं है। तो सी का वैल्यू अभी भी C0 बना हुआ है, जो इसका आंसर आएगा वही C0 बना हुआ है। क्यू का वैल्यू कितना आएगा? Q = होता है CV, और ऐसा करके आ जाएगा। ठीक है, केस थर्ड जो है, केस थर्ड क्या है? इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2.9 का ए पार्ट, क्वेश्चन 2.9 का ए पार्ट है केस 3। क्या कि मीडियम इंसर्ट कर दिया और अभी बैटरी को कनेक्टेड छोड़ दिया। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है और दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम इंसर्ट कर दिया, जिसका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 है। ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, तो मीडियम इंसर्ट करने से सी पर फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूले में एम फॉर मीडियम, एप्सिलॉन पर एम आ जाएगा। एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, ये मतलब ए, इसको क्या लिखा अपन ने, जिसको राउंड कर रहा हूं मैं, ये है C0। तो इस लाइन को देख करके आप क्या बोल रहे हो कि कैपेसिटेंस जो है वो इन दोनों के कंपैरिजन करें तो, इन दोनों में कंपैरिजन करें तो, कि कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स हो गया, यानी कि बढ़ गया। एप्सिलॉन R का वैल्यू कितना है? 6, यानी कैपेसिटेंस इस स्टेप से इस स्टेप में आने पर 6 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है ना, पहले कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना गिवन है आपको, जो भी, सॉरी, ऐसा कैलकुलेट जो आएगा, कैलकुलेट करने पे एप्सिलॉन कैपेसिटेंस का वैल्यू 6 टाइम्स बढ़ गया, और Q का फॉर्मूला, Q के फॉर्मूले में आ रहा है CV0। ठीक है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया तो चार्ज भी 6 टाइम्स इंक्रीज होगा। इस चार्ज 6 टाइम्स इंक्रीज क्यों होगा? जैसे आप मीडियम इंसर्ट करोगे और ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज को आने का जो रास्ता है वो खुला है। ठीक है ना,
बैटरी कनेक्टेड है, वायर्स कनेक्शन में है, तो और ज़्यादा चार्ज आ जाएगा और चार्ज भी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। चार्ज के फॉर्मूले में एप्सिलॉन आर एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पर चार्ज कितना है सी नॉट वी नॉट, और यहाँ पर एप्सिलॉन आर का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, तो चार्ज भी 6 टाइम बढ़ जाएगा। इससे आगे और बात कर सकते हैं अपन लोग, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए V/D, ठीक है ना। तो यहाँ पर V और D दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। एनर्जी की बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। तो यहाँ पर केस 2 से केस 3 के बीच में V चेंज नहीं हो रहा, V सेम बना हुआ है, और C का वैल्यू 6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेकंड केस, इसका 2.9 का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, जिसके अंदर ऐसा कहा है कि पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 2.9 का बी पार्ट, ठीक है, कौन सा पार्ट, बी पार्ट। क्वेश्चन 2.9 का बी पार्ट कर रहे हैं अपन लोग, उसको समझो। बी पार्ट में क्या है, पहले एक खाली कैपेसिटर था, यानी उसमें चार्ज नहीं है, बैटरी कनेक्ट करी, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो गया, उस पर चार्ज का अमाउंट क्रिएट हो गया C0 V0, ठीक है। फिर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अभी C0 कितना, C का वैल्यू कितना है, C0 है। अभी कैपेसिटर के कंस्ट्रक्शन में कोई चेंजेस नहीं करे, ठीक है, तो कैपेसिटेंस अभी वही बना हुआ है जो ओरिजिनल था C0, ठीक है। पोटेंशियल कितना है V0, चार्ज कितना है C0 V0। इस केस 2 में जो भी पोटेंशियल और चार्ज मेंटेन हो गए वो डिस्कनेक्शन के बाद में भी वही रहेंगे। कभी ऐसा होता नहीं है कि बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही चार्ज और पोटेंशियल दोनों गायब, बैटरी गायब तो बैटरी का इफेक्ट गायब, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बैटरी हटा दी तो वही पोटेंशियल और वही चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब आपने डिस्कनेक्ट करने के बाद अब मीडियम इंसर्ट किया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें इंसर्ट किया, तो आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है, सेम पिछले वाले केस की तरह से, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, उस वजह से चार्ज हो जाएगा। अब सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, तो इस समय चार्ज कितना है केस 3 के अंदर C0 V0, अब चार्ज कितना हो जाएगा, उतना ही रहेगा। कारण, क्योंकि चार्ज के चेंज होने का भी कोई कारण नहीं है, जितना चार्ज इस पर स्टोर हो गया उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी है। पहले चार्ज चेंज क्यों हो रहा था, क्योंकि बैटरी में से आने और जाने का रास्ता खुला था, अभी बैटरी हटा दी तो रास्ता बंद हो गया, चार्ज को आने जाने का रास्ता आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी क्या है, चार्ज का सोर्स है, ठीक है, बैटरी में से चार्ज आता है और बैटरी में जाता भी है, ठीक है। तो बैटरी में से चार्ज के आने जाने का टाइम आपने रास्ता डिस्कनेक्ट कर दिया, तो जितना चार्ज इस कंडीशन में स्टोर हो गया, यहाँ पर स्टोर हुआ था, यहाँ पर स्टोर हो गया C0 V0, उसके बाद में आप इसके कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंज करते हो, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, प्लेट्स का एरिया चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम चेंज कर सकते हैं, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में कुछ भी चेंज करिए आप, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद में चार्ज का वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो का वही रहेगा। रह गई बात पोटेंशियल की, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/C, ठीक है। तो Q
ये का ये बना हुआ है, क्यों उतना ही है, और सी का वैल्यू एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल का वैल्यू एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल जो है वो, पोटेंशियल का वैल्यू कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, 100। ये पोटेंशियल कितना है, 100, तो ये वाला पोटेंशियल कितना आएगा, 100/6, यानी कि 6 टाइम्स पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा तो नहीं, फिर भी अपन लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं कर रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल 6 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 6 टाइम्स डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, 12CV², ठीक है, या इसके अंदर C और V दोनों चेंज हो रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अपन लोग इस फॉर्मूले को छोड़ देते हैं। अपन लोग कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का, जिसमें Q आता है जो कि अनचेंज्ड है, तो क्लियर रहेगा, कंपैरेटिवली क्लियर होगा। यहाँ पर Q तो कांस्टेंट है और C आपको दिख रहा है एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 1/6 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 2.10 में जो है ये फॉर्मूला लगेगा, ये वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.11। इसके अंदर 2 कैपेसिटर्स गिवन है। C1 वाला कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, इसमें पोटेंशियल 200 वोल्ट है, इसमें एनर्जी फिल्ड है। सेकंड वाला कैपेसिटर अनचार्ज है, इसका V2 का वैल्यू 0 है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। V2 का वैल्यू 0 तो ये भी 0। ठीक है, इनका वैल्यू पुट करके और अपन लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। U इनिशियल इज दिस प्लस दिस, ठीक है, U1 इनिशियल एंड U2 फाइनल, U2 इनिशियल। ठीक है, सेकंड केस क्या, जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और ये बोलने की जरूरत भी नहीं है कि इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 2 कैपेसिटर्स यदि आपस में कनेक्ट होते हैं तो केवल पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं, सीरीज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो अब क्या होगा, अब फाइनल पोटेंशियल कितना होगा, C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फाइनल पोटेंशियल होगा। ये वैल्यूज पुट करके और अपन लोग ये निकाल लेंगे। उसके बाद में U1 फाइनल हाफ C1V², U2 फाइनल हाफ C2V² कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और U फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी, U1 फाइनल और U2 फाइनल दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। आपके पास में U इनिशियल आ गया था पिछली स्टेप में, अभी U फाइनल आ गया। ठीक है, दोनों को इसमें से तो डेल U लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये माइनस U फाइनल, इससे U लॉस आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो अपनी थ्योरी में है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप इस तरीके से ही करो इसको। फॉर्मूला एक और क्या है, डेल U लॉस का, डेल U लॉस का फॉर्मूला है C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 एंड V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो डेल U लॉस को, इसमें V2 का वैल्यू 0 है। ठीक है, पर प्रिफर करें अपन लोग इसी मेथड से
यानी कि फंडामेंटल मेथड्स, ना कि रेडीमेड तरीके से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12। इसके अंदर एक चार्ज Q1 है 8 मिली कूलम का, ओरिजिन पर रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज है Q2 -2 नैनो कूलम का है। उसको आप यूं करके और ऐसे करके लेके जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको शिफ्ट कर रहे हो। ऐसा करने में वर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं इसको, फालतू की बात है ये, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। कब? कंजर्वेटिव फील्ड में। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क होता है, द वर्क डन बाय फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो पॉइंट आर से होते हुए लेके जा रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। आप स्ट्रेट लेके जाओ, चाहे कितना ही घुमा करके लेके जाओ, किसी भी पाथ से लेके जाओ, वर्क का कैलकुलेशन डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अपन ने इसको, बेकार की बात थी, उसको रिमूव कर दिया। अब आप वर्क का फॉर्मूला है आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन का फॉर्मूला है ये कौन सा चार्ज होता है जिसको ले जा रहे हैं, ठीक है। तो Q2 इंटू डेल वी डिफरेंस इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा K(Q1) अपॉन X, K(Q2) अपॉन Y, K(Q1). ध्यान दो कि ये वाला चार्ज कौन सा है जिसे ले जा रहे हैं, और वो कौन है? Q2 है, ठीक है। डेल का मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन डिस्टेंस, उसमें चार्ज कौन सा आएगा जिसकी वजह से वो पोटेंशियल है। तो यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से है? Q1 की वजह से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Q1 आएगा। इस वाले में इसमें डिस्टेंस जो है वो x और y को छोड़ो, आप R1 R2 बोलें। R1 का रोल प्ले कौन कर रहा है फाइनल पोजीशन में? ये, दिस इज योर R फाइनल एंड दिस इज योर R इनिशियल, ठीक है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपको लगेगा कि अरे ये तो क्या बन गया ये? तो आपको लग रहा होगा ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला है। बिल्कुल, आप इसको वैसे भी निपटा सकते हो। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल, और U फाइनल का वैल्यू KQ1 Q2 अपॉन R फाइनल, KQ1 Q2 अपॉन R इनिशियल। बात सेम है, दोनों फॉर्मूले फंडामेंटली सेम है। किसी भी तरीके से आप समझो इसको, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। इनमें डेटा पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.13, क्वेश्चन नंबर 2.13 के अंदर ये क्यूब के वर्टिसेस पे यानी 8 चार्जेस पुट किए हुए हैं। क्यूब के सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो बड़ा इजी है। V टोटल इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, उसका 8 टाइम्स कर देंगे। फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। R क्या है? ये एक वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस। तो बड़ी बात ये है, ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। कैसे आएगा ये देखें, बताइए। AB का वैल्यू कितना है? सपोज A, BC भी A है, तो AC कितना आएगा?
पाइथागोरस थ्योरम से AC आएगा √2a, ठीक है। आप और ये कितना है, AD कितना है A, और AC है A। ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ट्राइंगल DAC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल DAC। इसमें DC, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो इस क्यूब का लार्जेस्ट डायगोनल, कौन सा, DC। DC इक्वल टू कितना आएगा, परपेंडिकुलर और बेस AC स्क्वायर कितना है, ट्वाइस A स्क्वायर, ये आ जाएगा √3 ऑफ A। किसका वैल्यू आया, ये लार्जेस्ट डायगोनल का। और ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता करना है DP, R कितना है DP, और वो कितना आएगा, इसका हाफ, DC का हाफ आएगा DP, √3/A, √3A/2, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। A का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, A की जगह क्वेश्चन में B गिवन है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2.14 का फर्स्ट पार्ट करेंगे अपन लोग। ये जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल भी पता करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता करना है। पोटेंशियल पता करना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, तो टोटल पोटेंशियल कितना आएगा, V1 + V2। V1 क्या है, Q1 की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, और V2 है Q2 की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/डिस्टेंस और KQ/डिस्टेंस। ये कौन सा है, Q1 की वजह से पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल Q2 की वजह से Q2 आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट, वो कितना है, R/2। ये R/2 क्यों है, R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पॉइंट P जो है फर्स्ट क्वेश्चन में पॉइंट P को मिडिल पॉइंट बोला है, ये भी R/2 है, ये भी R/2, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया पोटेंशियल। फिर जाएंगे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पहले आपको यहाँ पे पॉइंट P पर वेक्टर्स यानी कि एरोज आपको मार्क करने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों चार्ज पॉजिटिव गिवन है आपको। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे, दूर की तरफ होता है। दिस इज फील्ड ड्यू टू Q1। एरो किधर जा रहा है, Q1 से दूर जा रहा है। और E2 का एरो किधर जा रहा है, Q2 से दूर जा रहा है, ठीक है ना। दोनों एरोज का टेल आपको पॉइंट P से स्टार्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। डायग्राम अपन लोग बना बनाया देखते हैं तो अपन लोग इस बातों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हो। जब आपको खुद को बनाना होता है तब दिक्कत आती है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E1 - E2। ज़्यादा बेहतर है कि आप E1 और E2 को पहले कैलकुलेट कर लें और आपको फिर बाद में ग्रेटर माइनस स्मॉलर माइनस करना है आपको, ठीक है ना। तो E2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा, E2 का वैल्यू कम आएगा, मतलब आपको ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है आपको, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऑब्वियसली बड़े वाले की तरफ होगी, ठीक है, यानी कि E2 की तरफ होगी रिजल्टेंट। क्यों, क्योंकि Q2 का वैल्यू लार्जर है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या गिवन है,
बच्चों इसके सेकंड पार्ट में अगेन मैंने कहा कि पोटेंशियल का कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। के Q1 अपॉन डिस्टेंस, के Q2 अपॉन डिस्टेंस। पहले डायग्राम को समझ लो। अब की बार पॉइंट P कहाँ पर है, इन दोनों का बाइसेक्टर है, उससे मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर। ये डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। आपको डिस्टेंस कौन सी पुट करनी है, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। एक चांस की बात है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस भैया की जय हो, tan स्क्वायर 15 स्क्वायर, ये डिस्टेंस आएगा, वो डिस्टेंस यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है और आपको यूनिट सिस्टम का ध्यान रखना है। सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में पुट करना है, ठीक है। पोटेंशियल का वैल्यू में सिर्फ कैलकुलेशन है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है। अब चाहते हैं अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एरो किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। एरो किधर जा रहा है, बिल्कुल अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक है एरो में, जरा सा भी डायग्राम में जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखो एरो किधर जाना चाहिए, इस तरफ, ठीक है। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, और E2 का एरो और अच्छा है कि आप सिंबॉलिक है, E1 को छोटा और E2 को बड़ा बना दो, क्योंकि ये वाला चार्ज 2.5 माइक्रोकूलम का है, ज़्यादा है तो ज़्यादा फील्ड पैदा करेगा, इसलिए इसका एरो बड़ा, ठीक है, ओके। दोनों एरोज हैं, दोनों के टेल पॉइंट P पर ही स्टार्ट होने चाहिए, जहाँ पर फील्ड पता करना है उस पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। और ये Q2 का एरो, Q2 के फील्ड का एरो ये रहा, और Q1 के फील्ड का एरो, दोनों एरो अपने अपने चार्ज से अवे जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा, इसलिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है ना। करते हैं आगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। E1 का फॉर्मूला है कि Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू कितना गिवन है भाई, 1.5 माइक्रोकूलम, और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है आपका, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, वो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उसमें ये मिस्टेक नहीं करना है कि आप उसका अंडर रूट निकाल करके वापस स्क्वायर करो, या तो पूछ काम में स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, ओके। और SI सिस्टम का ध्यान रखना है, यहाँ सेंटीमीटर में वैल्यूज गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। E1 कैलकुलेट हो गया, सेम उसी तरह से E2 कैलकुलेट हो जाएगा। E2 की कैलकुलेशन में Q2 आएगा, इसका वैल्यू कितना है 2.5 माइक्रो, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है। E1 E2 कैलकुलेट हो गए, उसके बाद में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसके अंदर आपको E1 E2 कैलकुलेट हो गए, कॉस थीटा चाहिए आपको। थीटा क्या है, ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा, ये थीटा,
तो ये वाला भी होगा थीटा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आप हमेशा याद रखो। ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए आपके जनरल मैथ्स के अंदर इसका डिस्कस किया नहीं, बड़ा रेयरली काम आता है। ठीक है, फॉर्मूले के बारे में पूरा बता रहा हूँ मैं, वो सुनो ध्यान से। एक ट्रायंगल है ABC, जिसका ये वाले एंगल का नाम बोल रहा हूँ मैं कॉस एंगल A, एंगल B, एंगल C, और एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, साइड्स के नाम मैंने, एंगल B के सामने वाली साइड B साइड की लेंथ, और एंगल C के सामने वाली साइड की लेंथ C, A के सामने वाले A साइड की लेंथ। ठीक है, कॉस A का फॉर्मूला है B² प्लस C² माइनस A² अपॉन ट्वाइस ऑफ BC। ठीक है, ये मैथ्स के अंदर कोसाइन फॉर्मूले के नाम से फेमस है, और इसके अंदर आप ये एंगल कितना है थीटा। तो यहाँ पर नोटिस करें जरा, इस फॉर्मूले को याद रखने काबिल कैसे बनाएंगे अपन लोग, कि यहाँ पर A आ रहा है तो यहाँ पर A नेगेटिव आएगा, ऐसा करके याद रखो, और बाकी दोनों पॉजिटिव आएंगे। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो नीचे आ रहे हैं, B और C पॉजिटिव आ रहे हैं तो B और C नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये बात। एंगल A का वैल्यू निकाल रहे हो आप, कॉस A का वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसके सामने वाली जो साइड है उस पर माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर कॉस B का वैल्यू निकाल रहे होते तो A² प्लस C² माइनस B² आ जाता और अपॉन ट्वाइस AC आता। ठीक है ना, जो एंगल का वैल्यू निकाल रहे हो आप वो उसके सामने वाली साइड नेगेटिव आएगी, ऐसे करके याद रखो इसको। तो अपन लोग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, थीटा के सामने वाली साइड कितनी लेंथ है इसकी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और बाकी जो दोनों साइड हैं इनका स्क्वायर करके आपको यहाँ पुट करना है, ऐसा करके आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ऐसा करके कॉस थीटा आएगा उसको यहाँ पुट करना है, और फिर अगेन फिर इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन पार्ट डिफ़िकल्ट है, लेकिन रास्ता ये है इसका। ठीक है, ये कौन सा है, B, दिस इज B and this is C and this is A। थीटा के सामने वाली साइड है A, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। B और C कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, यही तो था B और C। ठीक है ना, उनका स्क्वायर है, या पुट करना। लेकिन अभी बात अधूरी है। एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी आप कोई आंसर निकाल रहे हो, और वो आंसर यदि आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन के बारे में ज़रूर बताया करें। यहाँ पे अपन लोग जो रिजल्टेंट है इसको हटा देता हूँ मैं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका डायरेक्शन आपको बताना है। मैग्नीट्यूड तो इधर कैलकुलेट हो गया, इसका डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन का मतलब आपको एंगल बताना है। कौन सा वाला एंगल, या तो आप ये एंगल बता दो या ये वाला बता दो, जैसे आपका मर्जी पड़े। ठीक है, और एंगल के लिए अगेन आपको ये कहाँ पर डेराइव हुआ था पहली बार, R इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, कहाँ पर पहली बार डेराइव हुआ था, वेक्टर्स वाले चैप्टर में 11th क्लास के अंदर। ठीक है, उस चैप्टर को आप जा कर के देख सकते हो, गूगल ड्राइव के ऊपर
वेक्टर का नोट्स उठाओ, देखो वहीं पर एक फॉर्मूला और मिलेगा, और वो था फॉर्मूला tan अल्फा। मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा, आपकी इच्छा हो तो इसको अल्फा बोल दो, ठीक है। कोई सा एक एंगल निकालना है आपको, ये निकाल लेते हैं। एंगल विथ रिजल्टेंट का E1 के साथ एंगल। तो एंगल फॉर्मूला क्या था, Q साइन थीटा P प्लस Q की आदत नहीं है अपने को, A और B की आदत है, A और B ठीक है, ठीक है। थीटा तो बेशक E1 और E2 के बीच में एंगल है, ठीक है, उससे आ जाएगा। अभी आपके पास कॉस थीटा तो मैंने कैलकुलेट करना बता दिया, कॉस थीटा से साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दूंगा अभी। लेकिन यहाँ पर ए और बी का रोल कौन प्ले कर रहे हैं उसको समझो आप, ठीक है। यहाँ ए कौन है, E1 है। रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है वो वाला वेक्टर ये वाला हुआ करता है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। आप ये वाला यदि एंगल कैलकुलेट कर रहे हो, मैं सपोज इसको बीटा बोल देता हूँ, तो यहाँ पर ए की जगह पर कौन आएगा, E1, बी की जगह पर ऑब्वियसली बच गया जो E2 आएगा। यदि आप tan बीटा कैलकुलेट करते हो तो अब की बार आएगा E1 साइन थीटा E2 E1 कॉस थीटा। यहाँ पे कौन आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा से फ्री जो बंदा बैठा है यहाँ पे नीचे, वो कौन है, रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है। तो आप इतना परेशान काहे को हो रहे हो, आपको तो कोई सा एक एंगल पता करना है, अल्फा पता करना है अपने को, तो ऐसे आएगा। एक और ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपको अभी मैंने कॉस थीटा का वैल्यू पता करना बताया था कोसाइन फार्मूला से। अब मत सोचना है कि ऐसा कोई साइन फार्मूला भी होता है, होता तो है, लेकिन उसे साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं पाओगे आप लोग। कॉस थीटा से साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, सपोज एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। भले यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल था नहीं था उससे मतलब नहीं है मेरे को, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर थीटा के ऑपोजिट साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कॉस थीटा का वैल्यू आपको सपोज x आया, कॉस थीटा का वैल्यू है सपोज x। बड़ा फंडामेंटल बात बता रहा हूँ मैं, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात नहीं है, ये जनरल मैथ्स की बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो आप क्या अज्यूम कर लें इसको, x और ये 1, ठीक है, x अपॉन 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन 1, ठीक है। तब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड हैं, तो आप मर्जी पड़े उसका वैल्यू निकालो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, कॉट, सेक, किसी का भी वैल्यू आपके सामने निकाल सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा से साइन थीटा या साइन थीटा से कॉस थीटा आप डायरेक्ट वे से निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आपके पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी आप लोग, ठीक है, कौन सा, ये आपका आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, ये वही तो है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी एक का वैल्यू पता हो तो बाकी 5 का वैल्यू बड़े आराम से इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन बड़ा इसके अंदर टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा लेंदी है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे सेकंड वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।